ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो संचयन का अगला भाग हम शुरू करते हैं टोपी शुक्ला का, जो पेज नंबर 38 पे शुरू हो रहा है। आपसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई झूठा है दीदी, दादी, टोपी ने कहा, मतलब ये झूठा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात यह है कि वह तो इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उससे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में नहीं था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहेगा। तो आज उसे मुन्नी बाबू पे गुस्सा आ रहा था, जो कि खुद गलती किए हुए थे, लेकिन उसका नाम इसके ऊपर लगा दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल से इरफान से मिला तो उसने सारी बात उसे बताई। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सड़क गए। ज्योग्राफिया मतलब ज्योग्राफी का पीरियड जो है उसको बंक किया। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह थी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। मतलब टोपी को इरफान की दादी पसंद थी, इसलिए वो कह रहा है कि हम लोग दादी को बदल लेते हैं। तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तुम्हारे घर चली जाए। हमरी दादी ता बोलियो तू ही लोगन को बोलती है, मतलब मेरी दादी जो तुम्हारी भाषा बोलती है। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बा यह बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तू हमें एक ठो दादियों ना दे सको? तू मुझे एक दादी नहीं दे सकता? टोपी ने खुद अपने दिल के टुकड़े की आवाज़ सुन ली। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बा की अम्मा भी तो है, इरफान ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरे ही, मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को इरफान के घर आया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज कितने लोग हुआ करते थे, इससे भी ज़्यादा लोग ही थे। तो उसकी दादी जो है मर गई, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के लिए 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। तो इस तरह से टोपी शुक्ला को जो इरफान है उसकी दादी बहुत अधिक प्रिय थी, तो दादी के मर जाने का उसको दुख था। टोपी और दादी में से एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वे भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घर में अजनबी थे और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तो इसके अंदर इरफान की दादी और टोपी की बात हो रही है। तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी को मर जाना चाहिए था। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, मतलब उसको सांत्वना दी उसको उसकी दादी के मरने पर। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 की कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। मतलब ट्रांसफरेबल जॉब था इरफान के पापा का, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। 10 अक्टूबर सन 45 का
यूँ तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्मीय इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिन बाद यह तबादला हुआ था, मतलब ट्रांसफ़र हुआ था। इसीलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी में बोलता था। और यह बात भी थी कि इन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। मतलब जो इरफान था वो बहुत ही भोला भाला था, उसे इस बात का कोई भी घमंड नहीं था कि वो कलेक्टर का बेटा है। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, मतलब उससे किसी ने बात नहीं की। मुंह नहीं लगाया एक मुहावरा है। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। आउट दैट। हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर होता है तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बदर नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। ए, बिल्लू ने एम्पायर को आवाज़ दी। ई भिगु नारायण कौन? ए, एनी ऑफ आवर? चपरासी? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दागरदर हैं। दागरदर मीन्स डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आई। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जबान संभाल के बोलियो, एक लपड़ के नचाई को, मतलब तुम जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं एक थप्पड़ मारूंगा। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन को शुष्कार दिया। अल्सेशन उसका डॉग है। पेट में सांस हुई भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, मतलब वहाँ फिर नहीं गया। परंतु प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता ही थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता के घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाई और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़े के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का एक नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कपड़ा आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो था ही उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने कोट उसी वक्त दूसरे नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसीलिए तय हुआ टोपी जाड़ा खाए। जाड़ा खाए मतलब उसको अब दूसरा कपड़ा जो है वो नहीं दिया जाएगा। हम जाड़ा ओढ़ ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूता खाओगे, सुभद्रा बोली। मतलब उसकी माँ उसे डांटने लगी क्योंकि उसको जो कोट दिया था उन्होंने नौकरानी को दे दिया। आपको यूँ ना मालूम कि जूता खाए ना जात पहने जाते हैं, कि वो अपनी माँ को बोल रहा है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जूता जो है वो खाया नहीं जाता है, वो पैरों में पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हुए मुन्नी ने बिगड़ कर कहा, तो मुन्नी बाई जो उसकी माँ है वो बीच में पड़ गई। दादी जो है वो उन्हें डांट रही हैं। ताका हम इसकी पूजा करें, तो क्या हम इसकी पूजा करें, वो बोलता है। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। रामधन ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गए बाड़ा, सीता ने कहा कि तू 10वीं में पहुंच गया है। तूहे दादी से टकरावा केता न चाही कि नो तोहर दादी बड़ीन, कि तुम्हें दादी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। टकराव मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
तुम्हारी दादी तुमसे बड़ी है। सीता ने बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वीं में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए, भैरव छठे में। सारे घर में ऐसे जनाब की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गौदी था। गौदी मतलब भोंदू, बुद्धू या कमज़ोर, इंटेलिजेंट नहीं था। वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या रामदुलारी को कोई चीज़ मंगानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा दिए। मतलब वो भी पढ़ने में इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो है वो एक डिजीज़ है। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने 49 मतलब 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया। साथी आके निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे दर्जे में उन्हीं लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। पीछे वालों के साथ एक दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं। उसके दोस्त 10वीं में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। मतलब वो फेल होके जो क्लास में गया, उस क्लास में आने वाले नए लोगों से उसकी दोस्ती जो है वो नहीं हो सकी। वह जब कभी भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते थे। तो जब भी जो मास्टर जी या टीचर हैं वो लोगों को, बच्चों को डांटते थे, तो वो उसका उदाहरण देते थे कि तुम इसकी तरह फेल हो जाओगे। का मतलब है सामावतार या मोइनुद्दीन अली बद्रबली की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। मतलब फुल क्लास जो है वो हंसने लगती। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा मतलब लौंदा मीन्स एक पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। 8वें वाले 10वीं में थे, 7वें वाले उसके साथ, उसके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस में यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है। तुमसे पारसाल पूछ लूँगा। पारसाल मतलब नेक्स्ट ईयर तुमसे फिर से पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल ही मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा ही था। फिर उस दिन अब्दुल वजीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल ही बिलबिला उठा। तो जब रिसेस ब्रेक हुआ तो इन्होंने इसके साथ वापस से छेड़खानी की। वाहिद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मतलब सबसे इंटेलिजेंट बॉय था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर फरुद्दीन का लड़का था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, एड़थ वालन के दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू ही ते उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई। मतलब हम लोग, बलभद्र तू हम लोगों के साथ क्यों घुसता है, हमसे दोस्ती क्यों करता है? 8th क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती कर, क्योंकि हम सब तो चले जाएंगे, तुम्हें तो उसी के साथ रहना है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि वह टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले
खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो उसमें कोई पढ़ा लिख कैसे सकता है। वह तो डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई। तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ाई कर सकता है, इसीलिए उसके पास ही हो जाना था। वाह, दादी बोली, भगवान नज़र बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे से पास हो गया। तो दादी जो है वो इसके अंदर भी बोल रही है कि चलो अच्छा हुआ ये पास हो गया। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।